चल रहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। मतलब इस वीडियो में या इस अध्याय में हम निजी जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर में होते हैं, एंड भूमंडलीय जो ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं, जो उपक्रम होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र से होने वाले लाभों का ज्ञान होगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो व्यवसाय होते हैं, जो उद्योग या उपक्रम होते हैं, उनसे क्या लाभ होता है उस व्यवसाय के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों को सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताओं का ज्ञान होगा कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं उनका क्या दायित्व होता है, क्या उनका क्षेत्र होता है व्यवसाय करने का, साथ ही साथ उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका अध्ययन का ज्ञान होगा। विद्यार्थियों को विभागीय उपक्रम की उपयोगिता की जानकारी होगी। विभागीय उपक्रम भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या होता है विभागीय उपक्रम। विद्यार्थियों को ज्ञान होगा कि सार्वजनिक निगम के तहत कौन कौन से संस्थान आते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्यों की जानकारी होगी, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर भी व्यवसाय करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से होने वाले लाभों का भी अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं। व्यवसाय संगठन के स्वरूप का संबंध व्यवसाय के स्वामित्व के साथ होता है, यानी जितने भी व्यवसाय संगठन होते हैं वो किस प्रकार का है वो निर्धारित करता है उसका स्वामित्व, यानी उसके मालिक कौन है। स्वामित्व के आधार पर व्यवसाय संगठन विभिन्न प्रकार के होते हैं, हो सकते हैं। जैसा उनका स्वामित्व रहेगा उसी प्रकार, उसी के आधार पर हम व्यवसाय संगठन का वर्गीकरण कर सकते हैं। कुछ व्यवसाय निजी क्षेत्र में चलाए जाते हैं तो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, तथा कुछ व्यवसाय निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित रूप से चलाए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक उपक्रम के निम्न रूप होते हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, चौथा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, पांचवा है वैश्विक उद्यम। तो निजी क्षेत्र कैसे होता है, क्या होता है। निजी क्षेत्र का अर्थ, निजी क्षेत्र से अभिप्राय ऐसे उपक्रमों से होता है जिनका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में रहता है। इन संस्थाओं में किसी भी राज्य या अथवा केंद्रीय सरकार का स्वामित्व के दृष्टिकोण से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य इसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। ये अपने व्यवसाय का संचालन लाभ के उद्देश्य से करते हैं। व्यापार या व्यवसाय का स्वामी जनता में से होता है। व्यवसाय का संचालन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया जा सकता है, यानी निजी जो क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं या तो उन्हें एक व्यक्ति स्वयं चला सकता है या समूह में मिलकर भी उस व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। विश्व के सभी देशों में निजी क्षेत्र के उपक्रम पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्व देते हैं। इस व्यवस्था में श्रम की तुलना में पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है। भारत में रिलायंस, टाटा, बिरला एवं सिंघानिया समूह की कंपनियां निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। भारत में शुद्ध घरेलू उत्पाद का लगभग 85% उत्पादन निजी क्षेत्रों के द्वारा होता है। वर्तमान में औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991 के अनुसार अगर अपन बात करें तो 2 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित रखे गए हैं, अतः शेष उद्योग निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। केवल 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर केवल सार्वजनिक या गवर्नमेंट अपना व्यवसाय करती है और उसके अतिरिक्त सभी उद्योग जो है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निजी क्षेत्र की विशेषताएं हैं, पहला स्वामित्व। तो निजी क्षेत्र के उपक्रमों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का स्वामित्व रहता है। दूसरा है प्रतियोगिता। निजी क्षेत्र में
उद्योगपतियों में आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। प्रतियोगिता उनमें मची रहती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, मेरा माल ज़्यादा बिके, और इस प्रतियोगिता के कारण कई स्कीम वो चलाते हैं, कई अवसर प्रदान करवाते हैं जिससे उपभोक्ता को सस्ते दाम पर वो वस्तु प्राप्त होती है। उद्देश्य निजी क्षेत्र के उपक्रमों का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, समाज सेवा पर से ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। प्रबंध एवं नियंत्रण निजी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः निजी व्यक्तियों के पास ही रहता है। प्रबंध एवं नियंत्रण के संबंध में ये सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं। ना प्रबंध पर नियंत्रण ये अपना प्रबंध खुद ही करते हैं, इन पर किसी बाहरी संस्था का हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्तराधिकार निजी क्षेत्र में पारिवारिक उत्तराधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। पिता के पश्चात उनके पुत्र व्यवसाय के स्वामी हो जाते हैं। गोपनीयता निजी क्षेत्र में प्रत्येक निर्णय की गोपनीयता पाई जाती है। मितव्ययता लाभ से प्रत्यक्ष जुड़ाव होने के कारण निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर मितव्ययता का ध्यान रखा जाता है। यानी निजी व्यक्ति जब भी कोई खर्च करता है तो वहाँ कहीं ना कहीं बड़े संभाल करके करता है ताकि कम से कम खर्च हो या पैसे का अनावश्यक उपयोग ना हो। इसके बाद है निजी उपक्रमों के स्वरूप। यह व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम एवं सरलतम रूप है। इसमें व्यवसाय का स्वामी एक ही होता है एवं व्यवसाय के लाभ आने के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है। एकाकी व्यवसाय जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था इसके अंतर्गत। दूसरा है साझेदारी, कम से कम 2 एवं अधिकतम 20 व्यक्तियों के द्वारा व्यवसाय का संचालन लाभ के लिए किया जाता है, वहाँ साझेदारी होती है। संयुक्त हिंदू परिवारीय व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है। यह स्वरूप केवल भारत में ही पाया जाता है। सहकारी संस्था, सहकारिता के आधार पर व्यवसाय स्थापित कर संचालित किया जाता है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी के द्वारा संचालित व्यवसाय। तो ये कुछ निजी उपक्रमों के स्वरूप हैं। निजी क्षेत्र का महत्व या लाभ। सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों ने निजी क्षेत्र की उपयोगिता सिद्ध की है। निजी क्षेत्र के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट समझा जा सकता है। पहला है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। निजी क्षेत्र अपनी पूर्ण कुशलता एवं उत्पादन क्षमता का प्रयोग कर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करते हैं। यानी निजी क्षेत्र के जो व्यवसाय होते हैं, व्यवसायी उनको अपन कह सकें, तो अपनी पूर्ण कुशलता से उत्पादन क्षमता का प्रयोग करते हैं जो कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि का एक जरिया होता है। दूसरा बचत को प्रोत्साहन। निजी क्षेत्र नागरिकों की बचत पर अच्छा प्रतिदान दे रहे हैं जिससे व्यक्ति बचत करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उच्च जीवन स्तर। निजी क्षेत्र ने मितव्ययता एवं कुशलता से वस्तु की लागत में कमी की है। कम कीमत में वस्तु की सहज उपलब्धता से नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। यानी कि निजी क्षेत्र के जो लोग या जो निजी क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं वो मितव्ययता का काफ़ी ध्यान रखते हैं और बड़ी कुशलता से वस्तु का उत्पादन करते हैं। इन बातों से वस्तु की लागत जो होती है कम हो जाती है। कम लागत होने के कारण वस्तु जो उपभोक्ता को मिलती है वो कम रेट पर, कम कीमत पर उपलब्ध होती है जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। शोध तथा अनुसंधान। निजी क्षेत्र में वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि करने एवं लागत नियंत्रण के लिए निरंतर शोध एवं अनुसंधान करते हैं। कर राजस्व। निजी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को पर्याप्त मात्रा में कर राजस्व की प्राप्ति होती है। उपभोक्ताओं को अच्छी सेवाएं। निजी क्षेत्र के उपक्रम उपभोक्ताओं को स्थायी ग्राहक बनाने के एवं बिक्री बढ़ाने के लिए अच्छी सेवाएं देते हैं। तो इस तरीके से कुछ उसके लाभ हैं और साथ ही साथ महत्व के बिंदु हैं। निजी क्षेत्र में लाभ होने के साथ साथ कुछ हानियां और कुछ दोष और सीमाएं पाई जाती हैं, वो निम्न प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रीय हित की उपेक्षा। निजी क्षेत्र के द्वारा राष्ट्रीय हित की उपेक्षा की जाती है, वो निजी हित को प्राथमिकता देते हैं। दूसरा है पूंजीवाद को प्रोत्साहन।
निजी क्षेत्र समाजवाद के स्थान पर पूंजीवाद को प्रोत्साहन देते हैं। इसके कारण समाज में आर्थिक विषमता बढ़ती है। उपभोक्ताओं का शोषण। निजी क्षेत्र लाभ सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलते हैं, सबसे उनका सिद्धांत अगर है तो उससे सबसे ज़्यादा लाभ कमाना होता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इसके बाद है एकाधिकार में वृद्धि। निजी क्षेत्र छोटे उद्योगों को बाजार में टिकने नहीं देते हैं। ये एकाधिकार के सिद्धांत पर चलकर बाजार पर आधिपत्य करना चाहते हैं। एकाधिकार मतलब मोनोपोली, जहाँ पर एक ही विक्रेता बनना चाहता है या एक ही व्यवसाय बनना चाहता है, वहाँ एकाधिकार होता है। श्रमिकों का शोषण। निजी क्षेत्र वस्तु की लागत कम करने के लिए श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं और अधिक कार्य करवा कर उनका शोषण करते हैं। समाज कल्याण की अवहेलना। निजी क्षेत्र के द्वारा समाज कल्याण के कार्यों की अवहेलना की जाती है, यानी वो समाज कल्याण के कार्यों की ओर अनदेखा कर देते हैं। विज्ञापन। निजी क्षेत्र विज्ञापन के द्वारा विशेषकर महिलाओं, युवाओं और बच्चों को वस्तु क्रय करने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित कर देते हैं। विज्ञापन से प्रेरित होकर व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं। ये कुछ उसके दोष थे। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आशय ऐसे सार्वजनिक महत्व के उपक्रमों से है जिसकी स्थापना, स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र के उपक्रम जिनका संचालन, स्वामित्व और नियंत्रण केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सत्ता के द्वारा किया जाता है, उन्हें अपन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। ऐसे उद्योग जिनमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है एवं जिनका लाभ अर्जित करने का समय बहुत लंबा होता है, वहाँ निजी क्षेत्र रुचि नहीं दिखाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। सार्वजनिक क्रम का क्षेत्र का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो जनता की सेवा करने के साथ ही साथ लाभ अर्जित करना भी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जनता को वस्तुएं एवं सेवाएं उसी प्रकार प्रदान करते हैं जिस प्रकार इनके अभाव में निजी क्षेत्र के उद्योग करते हैं। सरकारी संस्थाएं जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज या सरकारी अस्पताल को सार्वजनिक उपक्रम में सम्मिलित नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये संस्थाएं आर्थिक एवं व्यावसायिक क्रियाएं नहीं करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग, जन उपक्रम या लोक उपक्रम इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं जीवन बीमा निगम, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं भारतीय खाद्य निगम इत्यादि प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है स्वामित्व। तो सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के पास होता है। दूसरा, सेवा उद्देश्य। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना सेवा के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जाती है, यद्यपि ये उपक्रम उचित लाभ पर भी अर्जित करते हैं। प्रबंध एवं नियंत्रण। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है, यानी जो सरकार एक मंडल को नियुक्त कर देती है और उसी मनोनीत संचालक मंडल के माध्यम से इन सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण किया जाता है। एकाधिकार। सार्वजनिक क्षेत्र का कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार रहता है, जैसे रेलवे एवं सुरक्षा उद्योग इत्यादि। इन एकाधिकार प्राप्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक जवाबदारी। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की पूंजी लगी होती है, अतः इन उपक्रमों की सरकार एवं जनता दोनों के प्रति जवाबदारी होती है। धन की व्यवस्था। सार्वजनिक उपक्रमों के लिए प्रारंभिक रूप से धन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। बाद में ये उपक्रम जनता से भी अंश और ऋण पत्रों के द्वारा धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य। तो सर्वप्रथम इसका उद्देश्य है जन साधारण को आधारभूत सेवाएं प्रदान करना, जैसे जल, विद्युत, संचार इत्यादि उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उपक्रमों का विकास करना, राज्य की आय में वृद्धि करना,
बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के साधन विकसित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, आयात में कमी एवं निर्यात में वृद्धि करना, देश का तीव्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करना। ये इसके कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। देखिए, जिस तरीके से अपन ने निजी क्षेत्र का महत्व और गुण या लाभ उसका अध्ययन किया है, सेम में सार्वजनिक क्षेत्र के भी कुछ अपने लाभ होते हैं, उसका महत्व होता है। तो वो निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला है संतुलित क्षेत्रीय विकास। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना से देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्र जाना पसंद नहीं करते, वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। दूसरी बात है आधारभूत उद्योगों की स्थापना। औद्योगिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक आधारभूत उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात इत्यादि की स्थापना से देश के अन्य उद्योगों का विकास होता है। रोजगार के अवसर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना ने देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ये उद्योग बड़े आकार के होते हैं, अतः इनकी स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार की प्राप्ति होती है। इसी के साथ है देश की सुरक्षा एवं गोपनीयता के दृष्टिकोण से भी सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। सुरक्षा एवं गोपनीयता के कारण सामरिक उद्योगों की स्थापना सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र में ही की जा सकती है। एक अधिकारी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण। निजी क्षेत्र की एक अधिकारी की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए भी सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। बड़े पैमाने के लाभ। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र बड़े स्तर के होते हैं, अतः इनकी स्थापना से बड़े पैमाने के उद्योगों के लाभ प्राप्त होते हैं। लाभ का उपयोग। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ का उपयोग सरकार के द्वारा जनहित के कार्यों में किया जाता है। व्यापार संतुलन में सहायक। सार्वजनिक उपक्रम आयात एवं निर्यात के द्वारा व्यापार शेष को अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ दोष और हानियाँ हैं। तो सर्वप्रथम इसकी हानि है लाल फीताशाही। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व न होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वत्र लाल फीताशाही का बोलबाला रहता है। इससे निर्णय लेने में विलम्ब होता है, जो उपक्रम को हानि पहुंचाता है। यानी इसमें आधिकारिक लोग का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता। अगर नुकसान होता है तो भी वो सार्वजनिक उपक्रम को सहन करना पड़ता है। तो इसमें कई तरीके की घपले, कई तरह के घोटाले, इन सभी को मिलाकर एक लाल फीताशाही उसका नाम दिया गया है, जहाँ पर उसकी सबसे बड़ी क्या है, हानि है। दूसरा है अपव्यय। प्रबंधकों एवं संचालकों को लाभ से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के कारण वे अपव्यय पर ध्यान नहीं देते हैं। अपव्यय लाभ में कमी एवं हानि में वृद्धि करता है। यानी जो प्रबंधक वहाँ कार्य करते हैं, संचालक कार्य कराते हैं, उनको सैलरी बेस रखा जाता है, उनको लाभ से कोई मतलब नहीं होता है, जिस कारण वो अगर कोई कच्चे माल का या निर्मित माल का अपव्यय हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण लाभ में कमी होती है और साथ ही साथ हानि में वृद्धि भी होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप। सार्वजनिक उपक्रमों में सत्ताधारी राजनीतिक दल एवं व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हैं। इस कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं कार्य में विलम्ब होता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार की आर्थिक नीतियों के अनुरूप ही चलना पड़ता है। ये स्वतंत्र रूप से आर्थिक निर्णय नहीं ले पाते हैं। जनता पर बोझ। सार्वजनिक उपक्रमों का बढ़ता घाटा जनता पर बोझ बन जाता है। इस घाटे का सामना जनता को मूल वृद्धि या कर भार के रूप में वहन करना पड़ता है। अकुशल प्रबंध। सार्वजनिक उपक्रमों में कार्य के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देने के कारण इनका प्रबंध अकुशल व्यक्तियों के हाथ में भी चला जाता है। तो ये कुछ इसके दोष थे, कुछ हानियाँ थीं जो। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में अंतर। तो सर्वप्रथम है स्वामित्व के अंतर का आधार जो है स्वामित्व। सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व रहता है, जबकि निजी क्षेत्र पूर्णतः निजी स्वामित्व के होते हैं। उद्देश्य है दूसरा अंतर का आधार। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण होता है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तीसरा है वित्त व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रारंभिक वित्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। निजी क्षेत्र की वित्त व्यवस्था व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से की जाती है। क्षेत्र
सार्वजनिक उपक्रमों का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि निजी उपक्रमों का क्षेत्र सीमित होता है। जवाबदारी, सार्वजनिक क्षेत्र जनता एवं सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, निजी क्षेत्र अपने स्वामियों के प्रति जवाबदेह होता है। प्रतीक, सार्वजनिक उपक्रम समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतीक होते हैं, निजी उपक्रम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतीक होते हैं। व्यापारिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र में स्वतंत्र नीति नहीं होती है, निजी क्षेत्र की अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति होती है। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अवसर पाए जाते हैं, निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम रहती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। मैं पुनः आपसे कहता हूँ कि आपको इसका फिर से रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको इसका पेयर वर्क भी करना है। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।